हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 विज्ञान की स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 2 में क्या है हमारा, प्राणियों में पोषण। तो सबसे पहले हम पाठ के पूर्व की तैयारी इसमें देख लेते हैं क्या लिखा है। सहपाठी का नाम और प्रोटीन में अपने भोजन में प्रोटीन के लिए उसने क्या खाया है। तो देख लो, ये सहपाठियों के अपने नाम हैं जो आप ये क्लास में भी चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति में हम देख लेते हैं कि क्या क्या है। देखो, पहला है जटिल खाद्य पदार्थों का सरल खाद्य पदार्थों में विघटन पाचन कहलाता है। दूसरा है स्टारफिश कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतु का आहार करती है। तीसरा है आहार को मुख गुहा द्वारा अंदर लेने की प्रक्रिया को अंतःग्रहण कहते हैं। स्वाद का पता लगाने के लिए जीभ पर स्वाद कलिकाएं होती है। आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्रावण करता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है क्वेश्चन, लाला ग्रंथि रस स्त्रावित करती है, तो इसमें लाला रस हो जाएगा। दूसरा है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो पित्त रस का स्त्रावण करती है वो हमारी यकृत कहलाती है। तीसरा है हमारा, क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर उंगलियों के समान संरचना कहलाती है दीर्घरोम। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, देख लो, मनुष्य के भोजन में सेलुलोज का पाचन नहीं होता है, क्यों? क्योंकि मनुष्य के पाचन तंत्र में सेल्यूलोज को पचाने वाले जीव ही नहीं पाए जाते हैं। चीरने एवं फाड़ने वाले दांत हमारे क्या कहलाते हैं? रत्नक कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम अतिलघुत्तरी में आ जाते हैं। अतिलघुत्तरी का देखो, पित्तरस कहाँ एकत्रित होता है? तो पित्तरस हमारा पित्ताशय में एकत्रित होता है। दूसरा क्वेश्चन है, सामान्यतः मनुष्य की क्षुद्रांत की लंबाई कितनी होती है? तो ये इसकी लंबाई कितनी होती है? 7.4 मीटर लंबी होती है। फिर आता है तीसरा क्वेश्चन है, मानव पोषण के विभिन्न चरणों को सही क्रम में क्रमबद्ध कीजिए। तो मानव पोषण के विभिन्न चरण में सही क्रम क्या है? इसका पहला है अंतःग्रहण, फिर पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और निष्कासन। चौथा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, पित्तरस कहाँ निर्मित होता है? यह भोजन के किस घटक के पाचन में सहायता करता है? तो इसका आंसर हम देख लेते हैं, पित्तरस यकृत में निर्मित होता है। यह भोजन के वसा के पाचन में सहायता करता है। फिर तीसरा क्वेश्चन आप देखो, लघुत्तरी आ गया, विभिन्न प्रकार के दांतों के नाम एवं उनके कार्य लिखिए। तो मनुष्य के शरीर में कितने प्रकार के दांत होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। पहला है कृंतक, दूसरा है रत्नक, तीसरा है अग्रचवर्णक और चौथा है चवर्णक। इसके कार्य भी हम देख लेते हैं। तो कार्य अगर देखते हैं तो कृंतक के कार्य क्या क्या है, ये देखो आपको लिखा हुआ है कृंतक के कार्य। कृंतक का कार्य क्या है? भोजन को काटने का कार्य करता है। रत्नक क्या करता है? इसको चीरने और फाड़ने का काम करता है। अग्रचवर्णक चबाता है और चवर्णक भी चबाना और पीसने का कार्य करता है। ये इसके डायग्राम भी दिखाए गए हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं अपनी बुक में। ये हमारे दांतों के प्रकार हैं। क्लियर नहीं आ रहा है? देखो, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस में। इसमें क्या दिया गया है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताएं, इसमें कौन सा रस स्त्रावित होता है तथा यह किस घटक के पाचन में सहायता करता है? तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, इसमें पित्तरस का स्त्रावण होता है, ये वसा के पाचन में सहायता करती है। नेक्स्ट है, उस कार्बोहाइड्रेट का नाम बताइए जिसका पाचन रोमिनेंट जुगाली करने वाले जानवर द्वारा किया जाता है परंतु मानव द्वारा नहीं, इसका कारण बताइए। तो उत्तर में हम क्या लिखते हैं, सेलुलोज का पाचन रोमिनेंट द्वारा नहीं किया जाता है परंतु मानव द्वारा नहीं, क्योंकि जानवरों में सेलुलोज का पाचन करने वाले जीवाणु प्रेजेंट होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीर्घरोम क्या है, यह कहाँ पाए जाते हैं एवं इनके कार्य लिखिए। तो दीर्घरोम क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर उंगली के समान उभरी संरचना होती है जिन्हें दीर्घरोम कहते हैं। इसका कार्य क्या है? दीर्घरोम पचे हुए भोजन के अवशोषण का तल क्षेत्र बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, घास खाने वाले जंतुओं में पाचन क्रिया लिखिए। आमाशय की आंतरिक स्तर सतह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचक रस स्त्रावित करता है। आमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षा प्रदान करता है। फिर देखो अगला क्वेश्चन क्या है, मानव पाचन तंत्र का निम्नांकित चित्र बनाए, इसके मुख्य भागों के नाम लिखे। इसका हमें डायग्राम बनाना है और इसके भागों के नाम लिखना है। तो इसका देख लो, ये डायग्राम हम बुक में देख लेते हैं एक बार। बुक में देखो आप, ये है डायग्राम मानव के पाचन तंत्र का। ठीक है, और इसके नाम हैं, जैसे आप देख लो एक बार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, अमीबा में भोजन एवं पाचन को चित्र द्वारा समझाइए।
इसका अमीबा का आप देखिए, अमीबा में पादप द्वारा भोजन अंतर ग्रहण करता है जो खाद्य धानी में फंस जाता है। खाद्य धानी में ही पाचक रस स्रावित होते हैं जो खाद्य पदार्थों को सरल पदार्थों में बदल देते हैं। पचा हुआ खाद्य धीरे धीरे अवशोषित हो जाता है। ये अमीबा का डायग्राम है, ठीक है। इसमें अगर बुक में हम देखते हैं तो बुक में आप ये देख लो, अमीबा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसी में बी नंबर दिया हुआ है। निम्न पाचन संबंधित क्रियाओं को संक्षेप में लिखिए। पहला अंतःग्रहण और दूसरा है हमारा स्वांगीकरण। अंतःग्रहण में मुख के क्या लिख लोगे आप, मुख के माध्यम से शरीर में भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया अंतःग्रहण कहलाती है। और स्वांगीकरण क्या है, हमारी रक्त में अवशोषित भोजन को प्रत्येक कोशिका के साथ साथ ऊतक तक पहुंचाए जाने की प्रक्रिया स्वांगीकरण कहलाती है। फिर हमारा देखो प्रोजेक्ट आ गया। प्रोजेक्ट में क्या बोल रहा है, प्राणायाम क्यों आवश्यक है। धूम्रपान की आदत को रोकने के लिए दिए गए स्थान पर एक पोस्टर का निर्माण कीजिए एवं धूम्रपान को रोकने हेतु एक नारा भी लिखना है। तो शरीर का अगर रखना है ध्यान तो आज से ही करो व्यायाम। शरीर को अपने स्वस्थ रखने के लिए हमें प्राणायाम की आवश्यकता होती है। देखो धूम्रपान को रोकने के लिए एक पोस्टर बोला है और एक स्लोगन। तो ये हमारा पोस्टर हो गया, आओ मिलकर संकल्प करें सिगरेट सेवन बंद करें। दूसरा है हम सबका है यही सपना, नशा मुक्ति हो देश अपना। ये देखो धूम्रपान है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, कृपया इसका सेवन ना करें। फिर दूसरा है इसमें प्रोजेक्ट, जीवन रक्षक घोल कैसे तैयार किया जाता है, उसके उपयोग लिखिए। तो इसके बनाने की विधि क्या है, जल को उबालकर उसमें थोड़ा सा नमक चीनी मिलाकर एवं इसके साथ में 2-4 बूंद नींबू की रस डालकर तैयार किया जाता है। इसका उपयोग हम किसके लिए कर सकते हैं, दस्त और उल्टी में कर सकते हैं, निर्जलीकरण में भी कर सकते हैं। अगर आपको कमजोरी लगती है तो इसके लिए भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलो इसी के साथ साथ हम तीसरा अध्याय भी इसमें कंप्लीट कर लेते हैं। देखो थर्ड है हमारा ऊष्मा। इसमें आ जाते हैं इसके रिक्त स्थान को देखते हैं। पहला क्या है, तापमान का मापन तापमापी में किया जाता है। मानव शरीर का तापमान हमारा कितना होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ऊष्मा का प्रवाह सदैव गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर होता है। ठीक है, रबड़ लकड़ी एवं प्लास्टिक ऊष्मा के कुचालक पदार्थ हैं। दिन के समय स्थल यानी थल जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सही विकल्प लिख के रिक्त स्थानों की पूर्ति हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम सही विकल्प की ओर चलते हैं। बुझू को बुखार आने पर डॉक्टर द्वारा उसके शरीर के ताप को मापने के लिए उपयोग किया गया उपकरण क्या कहलाता है, हमारा थर्मामीटर। लोहे के तवे का हत्था लकड़ी का बनाया जाता है क्योंकि लकड़ी होती है उष्मारोधी। समुद्र समीर कहते हैं समुद्र की ओर से आने वाली वायु को। डॉक्टरी थर्मामीटर के बल्ब में किस धातु का उपयोग किया जाता है, पारा। यदि कोई व्यक्ति बुखार से पीड़ित है तो उसके शरीर का तापमान कितना होगा, हमारा 102 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आपको बुखार आती है तो 100 एवं आपका तापमान जाता है। फिर देखो अति लघु उत्तरीय प्रश्न हम देखते हैं। सूर्य द्वारा पृथ्वी तक ऊष्मा किस प्रक्रम द्वारा पहुंचाई जाती है, उस प्रक्रम का नाम लिखिए। तो सूर्य द्वारा पृथ्वी तक ऊष्मा विकिरण के द्वारा पहुंचाई जाती है। ठीक है, फिर निम्न में से ठंडी व गर्म वस्तुओं को सूचीबद्ध कीजिए। ठंडी वस्तुएं हमारी क्या है, आइसक्रीम है, आइसक्रीम में रखी लकड़ी की चम्मच, फ्रिज में जमी हुई बर्फ, ये सब हमारी ठंडी वस्तुएं। गर्म वस्तुएं क्या है, चाय के प्याले में रखी स्टील की चम्मच, तलने के लिए प्रयुक्त बर्तन का हत्था। देखो डॉक्टरी तापमापी का परिचय लिखिए, सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल में। तो सेल्सियस स्केल में हमारा 35 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट स्केल में हमारा 94 से 108 फ़ारेनहाइट। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है ऊष्मा चालक को परिभाषित करते हुए उदाहरण दीजिए। ऊष्मा चालक, जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से जाने देते हैं उसे ऊष्मा चालक कहते हैं। उदाहरण के लिए हो एल्युमिनियम, आयरन और कॉपर। ऐसे पदार्थ जो ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं करते उनको परिभाषित कर उदाहरण सहित लिखिए। तो देखो ऐसे पदार्थ जो ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं करते उन्हें कुचालक या ऊष्मारोधी पदार्थ कहते हैं। उदाहरण हो जाएगा इसमें प्लास्टिक और लकड़ी। फिर आता है लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय में देखो, क्या डॉक्टरी थर्मामीटर के स्थान पर प्रयोगशाला थर्मामीटर का उपयोग कर सकते हैं, जी नहीं। डॉक्टरी थर्मामीटर केवल मनुष्य के शरीर का तापमान मापने के लिए डिज़ाइन किया गया है, इसलिए हम डॉक्टरी थर्मामीटर का ही उपयोग कर सकते हैं मनुष्यों का तापमान नापने के लिए। सातवां क्वेश्चन क्या है हमारा, कह रहा है डॉक्टरी तापमापी के स्थान पर
अब अंकीय डिजिटल थर्मामीटर का उपयोग क्यों अधिक किया जाने लगा, इसका रीज़न बताना है हमें। तो देखो, तापमापी में पारे के प्रयोग के विषय में अनेक चिंताएं हैं। पारा एक विषाक्त पदार्थ है। यदि तापमापी टूट जाए तो इसका इलाज या निपटान अत्यंत कठिन है, इसलिए अंकीय तापमापी का उपयोग अत्यधिक होता है। फिर देखो अगला क्वेश्चन है, गर्मी की ऋतु में सफ़ेद रंग के कपड़े एवं सर्दियों की ऋतु में गहरे रंग के कपड़े क्यों सुखद लगते हैं। हल्के रंग के कपड़े गर्मियों में प्रकाश को अवशोषित करते हुए गहरे रंग के कपड़े प्रकाश को अवशोषित करते हैं। इसी कारण गर्मी की ऋतु में सफ़ेद रंग के कपड़े एवं सर्दी के ऋतु में गहरे रंग के कपड़े पहनना सुखद लगता है। फिर अगला क्वेश्चन है, प्रयोगशाला थर्मामीटर का परिसर लिखिए। प्रयोगशाला थर्मामीटर का परिसर -10 डिग्री सेंटीग्रेड से 110 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। फिर देखो 10वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दीर्घोत्तरी आ गया है। ऊष्मा चालन व ऊष्मा संवहन प्रक्रम को उदाहरण से ही समझाइए। देखो ऊष्मा चालन क्या है, किसी पिंड के अंदर सूक्ष्म विकिरण तथा कणों के टक्कर के द्वारा जो ऊष्मा का अंतरण होता है उसे ऊष्मा चालन कहते हैं। उदाहरण क्या है हमारा, लोहा। और ऊष्मा संवहन क्या है, किसी अधिक गर्म पिंड से किसी अधिक ठंडे पिंड में ऊष्मा के परागम द्वारा ऊष्मा संवहन कहते हैं। ठीक है। फिर 11 नंबर हमारा क्वेश्चन है, अधिक सर्दियों में आप एक मोटे कंबल या एक के ऊपर एक जुड़े दो पतले कंबल से किसका चुनाव करेंगे। तो सर्दियों में एक के ऊपर एक जुड़े दो पतले कंबल का चुनाव करेंगे, क्योंकि इनके बीच वायु फंस जाती है जो अंदर के वातावरण को हमारे गर्म बनाए रखती है। अगला देखो, डॉक्टरी थर्मामीटर का नामांकित चित्र बनाकर इसकी संरचना का वर्णन कीजिए। तो डॉक्टरी थर्मामीटर में एक लेड बारीक तथा एक समान व्यास की कोच की नली होती है। इसके एक सिरे पर एक बल्ब होता है। बल्ब में पारा भरा होता है व बाहर नली में पारे की एक पतली चमकीली धारी होती है। ये हमारा डॉक्टरी तापमापी का नामांकित चित्र है। ठीक है, अब इसका डायग्राम बना लेना अच्छे से। फिर हमारा ये देखो डॉक्टरी तापमापी, हमारा बुक में देख लो आप कहाँ पे है, ये इसका डायग्राम है डॉक्टरी तापमापी का। इसमें हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 13 नंबर हमारा क्या बोल रहा है, डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग करते समय हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। तो देखो डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग करने के लिए हमें बहुत सारी सावधानियां रखनी चाहिए। ये इसकी सावधानियां दी गई हैं। ठीक है, आप यहाँ से इसको लिख सकते हैं। पूरी सावधानियां आपको अच्छे से एक्सप्लेन की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जल समीर एवं थल समीर का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो जल समीर और थल समीर का अगर हम वर्णन करते हैं, जल समीर क्या है, समुद्र तटीय क्षेत्रों में के दिन के समय जल से थल की ओर चलने वाली स्थानीय पवनों को जल समीर कहते हैं। और थल समीर क्या है, थल समीर क्या है, समुद्र तटीय क्षेत्रों में रात्रि के समय थल से जल की ओर चलने वाली स्थानीय पवनों को थल समीर कहते हैं। इसके डायग्राम बनाए गए हैं, देखो बच्चों के द्वारा बहुत सुंदर ये डायग्राम बनाया गया है, आप देख सकते हैं। और अगर हम बुक में देखें तो ये हमारा दिया गया है समुद्र समीर और थल समीर, जल समीर थल समीर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लो क्या बोल रहा है, काला पॉलिश किए पात्र एवं श्वेत पॉलिश किए पात्र में पानी भरकर दोपहर 2 घंटे रखने पर किस पात्र का पानी कम गर्म होगा एवं क्यों। तो काला पॉलिश किए पात्र का पानी अधिक गर्म होगा तथा श्वेत पॉलिश किए पात्र का पानी कम गर्म होगा, क्योंकि गहरे रंग के पृष्ठ अपेक्षाकृत अधिक ऊष्मा अवशोषित करते हैं, जिस कारण से हमारा जो काला पॉलिश किया हुआ पात्र है उसका पानी जल्दी गर्म हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, ये देखो इसका एक्सपेरिमेंट भी किया गया है बुक में, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन क्या है, क्या ऐसे भवनों का निर्माण संभव है जिसमें मौसम के अंदर प्रभाव ठंडा या गर्म ना हो। तो हाँ, ऐसे भवनों का निर्माण संभव है। भवन निर्माण में खोखली ईंटों का उपयोग किया जाए जिससे उनके बीच वायु एक परत बंद हो जाए। फिर देखो अगला क्वेश्चन क्या है, प्रोजेक्ट आ गया हमारा। प्रोजेक्ट ये आप प्रैक्टिकली अपनी क्लास में कर सकते हैं। अपने 10 सहपाठियों का नाम लिखना है और उनके तापमान को चेक करके लिख लेना है। नेक्स्ट प्रोजेक्ट में हम देखते हैं क्या है, प्रोजेक्ट क्या बोला है, किसी डॉक्टर या अपने निकट के किसी स्वास्थ्य केंद्र पर जाइए, डॉक्टर को किसी रोगी का ताप मापते हुए देखिए, यह जानने का प्रयास कीजिए
क्वेश्चन क्या है हमारा, तापमापी का उपयोग करने से पहले उसे किस द्रव में डुबोते हैं। तो तापमापी का उपयोग करने से पहले इसे रोगाणु रोधक द्रव में डुबोया जाता है। तापमापी को जीभ के नीचे क्यों रखते हैं। तो ताप वृद्धि के कारण पारा प्रसारित होता है, जिस कारण इसे जीभ के नीचे रखते हैं, जिससे हमारे शरीर का तापमान सही बता सके। शरीर का तापमान मापने के लिए तापमापी को मुंह के अतिरिक्त क्या अन्य शरीर के किसी अन्य भाग पर भी रखा जा सकता है। तो जीभ के नीचे या बगल में रखा जा सकता है। शरीर के विभिन्न भागों का तापमान समान है या अलग है। तो शरीर के विभिन्न भागों का तापमान जाहिर है कि अलग अलग ही होगा। ठीक है फ्रेंड, थैंक यू। ये हमारा 2 और 3 पार्ट कंप्लीट हुआ। थैंक यू।